गीत हैं पहचाने गीत हैं, कल तक जो अनजाने थे जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। उम्मीदवारे कल तक जो अनजाने थे जन्मों के मीत हैं, क्या होगा कौन से पल में। और हमको ओसीडी कंटामिनेशन ओसीडी है जो लगभग 15 साल हो गया है। 15 साल में हम बनारस में मतलब लगभग 30-35 सेशन सीबीटी लिए, तो उससे हम बहुत रिकवर हुए, जिसके चलते हम जब हम 11th क्लास में थे तो मेरा ओसीडी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसके बाद हम मेडिसिन का यूज़ किए, उसके बाद सीबीटी कराएं। मेडिसिन जब ले रहे थे तो सिर्फ नींद आ रहा था, उसके बाद सीबीटी कराने लगे तो हम रिकवर होने लगे। जब से रिकवर होने लगे तो मेरा एजुकेशन थोड़ा सा बढ़ने लगा। हम बीएचयू का एंट्रेंस निकाले, उसके बाद आईआईटी में गए, उसके बाद हैदराबाद में भी अपना वर्क किए। लेकिन कंटामिनेशन ओसीडी की वजह से हम जो मार्क हमको आना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, और हम थोड़ा सा नर्वस, एग्ज़ाम देते समय एंजाइटी मेरा बढ़ जाता है, जिसके कारण हम थोड़ा सा वो हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे हम आए तो हमको अच्छा लग रहा है कि मतलब सब आप लोग से मिलेंगे, अच्छा लगेगा। मतलब हम पूरा यहाँ से रिकवर होके जाएंगे। हमको लग रहा है कि हम एक गॉड के दरबार में घुसे हुए हैं। यहाँ से हम निकल के कुछ अच्छा करके जाएंगे, क्योंकि फैमिली में भी बहुत हम लोग को सपोर्ट तो मम्मी पापा का मिला, लेकिन दूसरे लोग सपोर्ट तो करते हैं, बट अंदर से वो लोग का नहीं लगता है कि मतलब अंदर से वो दिल से वो कर रहे हैं। क्योंकि लेकिन माँ बाप, मेरे मम्मी फादर जो हैं वो, उन लोग को लगता है कि थोड़ा सा ये मेरा लड़का कैसा है, पढ़ाई लिखाई में सही है, लेकिन पता नहीं हम लोग का कर्म की वजह से इसका प्रॉब्लम हुआ कि क्या है क्या नहीं है, मतलब अपने को कोसते रहते हैं वो लोग। तो इसीलिए हम यहाँ, तो मम्मी पापा बोले कि आप वहाँ पे एक बार जाओ, देखो क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। तो यही आशा के साथ हम यहाँ पे आए हैं कि हम यहाँ से रिकवर होकर पूरा जाएँ। थैंक यू। के साथ जीना सीख ले, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। खुद के साथ जीना सीख ले, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। विश्वास भरी एक आवाज़ तो दे, कायनात तुझ पर कुर्बान हो जाएगी। तो असल में जो वरुण जी ने कहा, मैं ठीक होके जाऊंगा, हमारी ओर से हम लोग पूरा प्रयास करते हैं 100%, और पेशेंट की ओर से वही विश्वास और वही अगर साथ आपका 100% हमें मिलेगा, तो आप इस बात को तय मानना कि आप ठीक होके ही जाएंगे। तो विश्वास अगर बराबर का चलता है तो हम लोगों को अद्भुत परिणाम मिलते हैं। और अब मैं कैसे उसे रिझाऊं, आए नहीं है वचन चातुरी जिससे बात बनाऊं, नहीं कोई है भाव भंगिमा जो प्रिय हृदय लुभा ले, बस एक दर्द भरा गाना है चाहे तो अपना ले। वाह 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 वाह। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती टूट जाए। ओसीडी तकलीफ है। ओसीडी में मुझे मतलब जो सर्जी के मैं वीडियो देखता हूँ उनके हिसाब से जो सर बताते हैं जितने टाइप की ओसीडी है उसके सब लक्षण मेरे में हैं, और मैं ठीक होना चाहता हूँ, इसलिए मैं इधर आया हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं यहाँ से ठीक होकर जाऊँगा। एक हमारे पार्टिसिपेट पहले थे, तो जैसे हमने पहले, जैसे ये जो स्थान है ये असल में एक दैविक स्थल है, यानी कि देवीय स्थल जिसको कह सकते हैं। देवीय स्थल मीन कि जहाँ पर जैसे इस तरह के थॉटफुल कार्य होते हैं, हम लोग कैसे ज़िंदगी में खुश रहें। तो इसमें जो लोग ठीक होके जाते हैं तो वो दोबारा भी कई बार उनको मन में होता है कि हम लोग विजिट करें, तो अक्सर लोग दोबारा आ जाते हैं। तो कई बार जैसे भी इस सेशन से पहले जो सेशन था उसमें आए थे जितेंद्र जी, दिल्ली से हैं, तो मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा। और आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं जितेंद्र कुमार दिल्ली से आया हूँ। मुझे ओसीडी था, सितंबर में हम आए थे, तो अब तो ओसीडी मैं भूल चुका हूँ कि मुझे ओसीडी था या क्या था, सब खत्म हो चुका है। तो एक्चुअली मुझे मेडिटेशन में कुछ एक्सपीरियंसेस हुआ है, जब मैं मेडिटेशन कर रहा था तो वही उसी के रिगार्डिंग मैं गुरु जी के पास आया हूँ। और ओसीडी मैं तो भूल चुका हूँ कि मुझे कभी ओसीडी था या क्या था। मतलब एक सबसे पहले चीज़ मेरे साथ प्रॉब्लम था कि मैं यहाँ 5 दिन आया लेकिन मैं इंजॉय नहीं कर पाया। मैं कुछ सोचते रहता था, पता नहीं सही होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो वो आप दोनों को बोल रहे हैं कि वो आप बिल्कुल भूल जाइए।
5 दिन है तो बिल्कुल एंजॉय कीजिए, क्योंकि मैं वो मिस कर गया था। मैं 5 दिन हमेशा सोचते रहता था, पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा घूमते रहता था। मैं यहाँ से गया भी था तो मैं अजीब मूड में गया था, वापस गया था। लेकिन मेरे पास गुरुजी का 4-5 वीडियो राजेंद्र से जो दिए हुए थे, गुरुजी जैसे मुझे होमवर्क दिए थे, सुबह में 2 घंटा और 1.5 घंटा और शाम में 1.5 घंटा। लेकिन मैं मतलब सुबह में 3 घंटा अपना पैकेज करता था और शाम में 2 घंटा, 5-5 घंटा करता था। और बाकी मैं 2 महीना तक पढ़ाई तो बिल्कुल छोड़ दिया था। और बाकी मैं मेडिटेशन खूब किया, मतलब 2 महीना में सब चीज़ भूल भाल के केवल मेडिटेशन और जो गुरुजी बोले थे। मैं हमेशा डिमोटिवेट होता था तो वीडियो देखता था गुरुजी का, वो जो 5 वीडियो मेरा सेशन का था वो सारा यूट्यूब पे था। मैं वही देख देख के खुद को मोटिवेट करता था और हमेशा वीडियो देखता था। हर 3 दिन 4 दिन पे मैं खुद को डिमोटिवेट हो जाता था और उसके बाद फिर वो वीडियो देखता था, एक एनर्जी मिलता था। और आज मैं बिल्कुल सही हो चुका हूँ। बस केवल मुझे मेडिटेशन में कुछ एक्सपीरियंसेस हुआ है जो मैं गुरुजी के से पूछने आया हूँ, बाकी मैं सही हो चुका। और आप लोग सब सही हो जाएंगे, बस सच्चे, जैसे सतीश सर बोल रहे हैं कि सच्चा श्रद्धा से सब चीज़ यहाँ पे विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आया था तो मेरे साथ एक गलती हुआ था कि मैं मतलब इंजॉय कर ही नहीं पाया वो 5 दिन, तो मैं उसके लिए भी आया हूँ। और बाकी जो मेरा तो प्रॉब्लम है नहीं, बस केवल पूछना है कि हाँ ये चीज़ है, उसी के लिए आया हूँ। थैंक यू सर। अक्सर विश्वास का बीज बो जाती है, पल भर में हृदय को प्रेम के सूत्र में पिरो जाती है। जहन में अक्सर प्रेम का बीज बो जाती है, पल भर में हृदय को प्रेम के सूत्र में पिरो जाती है। श्रद्धा इंसान के हृदय की आँख होती है और श्रद्धा के जन्म से जीवन में क्रांति का किरदार निभाती है। ये वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। तो नारी जो है वो बहुत ज़रूरी है। ग्रस्त जीवन को कुछ यूँ बचा लिया करो, कभी आंखें दिखा दी तो कभी सर झुका लिया करो। जिन से तन सूखी सिवा उसका तो बेड़ा पार है, जिसने दुखाई आत्मा को डूबता मझधार है। अरे मात पिता परमात्मा महात्मा मिलते नी बारंबार है। हाँ गाओ बढ़िया गा रहे हो। ओ बेटा सरवण पानी लो पिलाए, वन में बेटा प्यास लगी। ओ बेटा सरवण पानी लो पिलाए, वन में बेटा प्यास लगी। आला लीला बास कटाया कावड़ली बनवाई, आला लीला बास कटाया कावड़ली बनवाई। मात पिता ने माही बिठाया तीरथ करवान जाए, वन में बेटा प्यास लगी। वो बेटा सरवण पानी डो पिलाए, वन में बेटा प्यास लगी। ऊंचा नीचा कदम के ऊपर बुगला उड़ उड़ जाए, ऊंचा नीचा कदम के ऊपर बुगला उड़ उड़ जाए। तब सरवण ने मन में सोची अब जड़ लावो मारी माए, वन में बेटा प्यास लगी। वो बेटा सरवण पानी डो पिलाए, वन में बेटा प्यास लगी। ले जा रही अब सरवण चालू गयो समंदर रे पास, ले जा रही अब सरवण चालू गयो समंदर रे पास। जाय नीर चकोरियो रे दशरथ मारो शक्ति बाणी, वन में बेटा प्यास लगी। अरे जाय नीर चकोरियो रे दशरथ मारो शक्ति बाणी, वन में बेटा प्यास लगी। वो बेटा सरवण पानी डो पिलाए, वन में बेटा प्यास लगी। दशरथ वहां से चलियो रे आयो सरवर रे पास, दशरथ वहां से चलियो रे आयो समंदर रे पास।
हे विधाता क्या कर डाला मारो भाणजार बाणी, मन में बेटा प्यास लगी, वो बेटा सरवण पानी डो पिलाए, मन में बेटा प्यास लगी। मर तो सरवणे बोलियो रे सुन मामा हमारी बात, मर तो सरवणे बोलियो रे सुन मामा हमारी बात। अंधा है मारा मात पिताजी बने पानी डो पिलाए, मन में बेटा प्यास लगी, वो बेटा सरवण पानी डो पिलाए, मन में बेटा प्यास लगी। दशरथ वहां से चलियो रे अयुकावड़ रे पास, दशरथ वहां से सालियो रे अयुकावड़ रे पास। ठंडो जड़ भर लायो माता अब जड़ पीवो मारी माती, मन में बेटा प्यास लगी। नई सरवण की बोली कही जे नई सरवण की साल, नई सरवण की बोली कही जे नई सरवण की साल। प्रणाम, सभी का स्वागत है इस सेशन में, फर्स्ट सेशन में। नहीं आ रही है आवाज़? तो अभी वैसे तो मेरा साइलेंस फेज ज़्यादा चल रहा है, बोलने का मन नहीं है, तो फिर भी जो है हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जो भी आप अपेक्षा लेकर आए हो, जो भी प्रॉब्लम लेकर आए हो, वो जैसे जितेंद्र जी ने बताया कि आप बिल्कुल ये है भाई जब वापस जाएँ तो वो भूल ही जाएँ। कई लोग तो ये कहते हैं यहाँ आके कि हम पूछते हैं भाई क्या प्रॉब्लम थी, 5 दिन बाद कह रहे हमें याद ही नहीं प्रॉब्लम क्या थी। एक अनिल अग्रवाल जी आए थे ना, तो वो वापस जब दिल्ली चले गए फिर उनका फ़ोन आया कि मैं जो प्रॉब्लम थी वो तो मैं बताना ही भूल गया आपको। तो फिर मैंने कहा 5 दिन करते क्या रहे, कह रहे बस मैं खो गया, मेरे को याद नहीं रहा मेरे को प्रॉब्लम। तो आपने ऐसा नहीं करना, प्रॉब्लम तो बतानी है आपने, तो इतना भी नहीं खो जाना कि प्रॉब्लम ही याद ना रहे, तो प्रॉब्लम बतानी है। लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि वापस जाके ना याद रहे आपको भी मेरे को कोई प्रॉब्लम है। तो ये इतना संकल्प ऐसे हो ना, ये सबसे बड़ी जो जितेंद्र जी में मैंने देखा कि जितना होमवर्क दिया हमने, तो ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट्स की, वो जाकर उसको कर नहीं पाते ठीक से। तो इनको जितना दिया इन्होंने उससे ज़्यादा किया। अब महात्मा बुद्ध के आपको पता है 100 से ज़्यादा गुरु थे, मोर देन 100 गुरुज थे। वो क्या था कि जिस गुरु के पास जाते थे तो गुरु ऐसे मुश्किल काम दे देता था कि कोई कर ही नहीं पाता था, तो फिर स्टूडेंट कंप्लेंट भी नहीं कर पाता भी मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि गुरु कहता था आपको जो होमवर्क दिया था किया ही नहीं। तो बुद्ध ये जितेंद्र की तरह थे, जो उनको काम मिलता था वो उससे 50% ज़्यादा कर देते थे, डबल काम करते थे। तो फिर जब नहीं कुछ हुआ साल बाद, तो गुरु से पूछते थे गुरु जी मेरे को कुछ हुआ नहीं, तो फिर गुरु झूठ नहीं बोल पाता था, वो कह रहा है भाई मेरे बस का काम नहीं है, आप कहीं और चले जाओ। तो दूसरों को तो हम कह देते हैं आपने काम नहीं किया इसलिए आपको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो आपने तो कर दिया, अभी मेरे को तो इतना ही पता है, आप कहीं और चले जाओ। तो इस तरह करते करते उन्होंने 100 गुरु बदले। तो ये चीज़ अगर आप रियली चाहते हो कि भाई देखो, गुरु तो बुद्ध कह रहे थे भी मैं तो एक वैद्य हूँ, मैं तो वैद्य हूँ एक, तो मैं तो दवाई देता हूँ, है ना। तो काउंसलिंग भी एक तरह की मेडिसिन है ये। तो अगर घर जाकर आप दवाई पेशेंट, मतलब मैं आई एम ऑल्सो ए डॉक्टर, है ना, मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हूँ, एलोपैथिक है, MBBS MD। तो हम पेशेंट को दवाई देते हैं, तो अगर वो दवाई घर जाकर नहीं खाएगा तो फिर मुश्किल है कहना कि भाई क्यों नहीं ठीक हुआ, है ना। तो ऐसे ही ये 5 दिन तो आपको हम सिर्फ गाइडलाइंस देंगे कि भाई आपने करना क्या है जाकर, है ना। कुछ होमवर्क आप सबको मिलेगा, उस होमवर्क को अगर डेडिकेटली करोगे, अच्छे टाइम दोगे, कम से कम 3 मंथ्स के लिए करना होता है,
तो फिर आपको 100% रिजल्ट्स जो है मिले, है ना। तो इन्होंने देखो ये इतनी बड़ी बात इन्होंने कहा कि मेरे को याद ही नहीं है कि भी मेरे को कभी OCD था, है ना। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसका श्रेय सारा इनको खुद को ही जाता है, क्योंकि हम तो सबको वही बताते हैं। अब बहुत सारे लोग जहाँ आते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनको 100% नहीं फ़ायदा हुआ, तो इनको हो गया। हमारे बताने में तो कोई फ़र्क है नहीं, भी इनको कुछ अलग से बताया, हम तो जो बताते हैं ग्रुप में ही बताते हैं। तो इनको 100% फ़ायदा हुआ, इसका श्रेय इनको ज़्यादा जाता है, हमें कम जाता है ना। इसलिए जाता है कि इनको जो होमवर्क दिया इन्होंने उससे ज़्यादा किया, डेडिकेटली किया। और आपने ये बात भी नोट की होगी, 5 दिन बाद जब ये गए हैं तो तब भी इतने अच्छे मूड में नहीं गए थे, ये बात इन्होंने खुद ही बताई। तो जैसे जैसे इन्होंने काम किया वहाँ जाकर, होमवर्क किया, तो फिर इनको रिजल्ट्स जो मिले हैं। तो असली बात जो है, जो होमवर्क आप रेगुलर करोगे घर जाकर, अब बच्चा स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, कितनी ट्यूशन लगा दो, कितने कोचिंग सेंटर मोड़ वो इस तरह ज्वाइन से कर लो। चलेगा। ठीक है, आपने ये सीख लिया कि इधर मोड़ने से ये इधर मुड़ता है, ये सीख लिया। अब देखो, अब मार्केट के अंदर एक ऐसी नई साइकिल आती है जिसका हैंडल सब कुछ ऐसा है, लेकिन इधर मोड़ेंगे तो वो इधर मुड़ती है, उल्टी मुड़ती है। तो उसे सीखने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? बहुत मेहनत लगेगी ना, क्योंकि आपके अंदर जो पाथवे बने हुए हैं, न्यूरल पाथवे बने हुए हैं, वो इधर वाले बने हुए हैं। तो आपको जैसे ही मोड़ना तो इधर चाहते हो आप, लेकिन मुड़ इधर जाएगा। बहुत सारी गलतियाँ होंगी ना, बार बार आप गिरोगे, पड़ोगे। आपको इसे सीखने में, उल्टा सीखने में 6 महीने का टाइम लग जाएगा। वो देखना सही चल रहा है। जैसे सर बाइक में हम सीख रहे थे, हाँ 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 तो बोले एक्सीलेटर कम लो, हाँ 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 और एक्सीलेटर हमको लगता था कि इधर हाँ, कम हाँ, ले रहे हैं, हाँ, और हाँ, हमको ज्यादा ही हो रहा था, हाँ, हाँ, ज्यादा ही हो रहा था, हाँ, एक्सीलेटर बढ़ रहा है और हमको लगा कम हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसे सीखने में 6 महीने लग रहे हैं। अब देखो आपने सेरोटोनिन लेवल डाउन जाएगा, सेरोटोनिन लेवल डाउन गया तो OCD अप जाएगी। तो कोई भी किसी भी तरह की एंजाइटी आपकी सेरोटोनिन को डाउन करती है, और सेरोटोनिन का डाउन होना मतलब OCD का बढ़ना। फिर मेरे को वो डर हो जाएगा, भी मेरे को वो एंजाइटी होएगी, वो एक फियर हो गया। मैं अवॉइड कर रहा हूँ, मतलब मेरे को एक डर हो गया। तो फियर तो इट इज़ एन सेकेंड फैक्टर जिसकी वजह से सेरोटोनिन कम होता है। डर, किसी भी चीज़ का डर, किसी भी तरह का डर आपकी सेरोटोनिन लेवल कम करेगा, कम कर देगी हाँ। डेली रूटीन में वो अगर पर आम लोगों की गपशप मैंने सुनी है, वो किसी थर्ड बंदे को डिस्कस कर रहे होते हैं, भी वो ऐसे है, वो ऐसे, वो उससे कम हुएगी। अगर आप ये बातें कर रहे हो कि भी मैं इस चीज़ में बिलोंग करता हूँ, मैं और कैसे दूसरा ERP, जैसे आपने कहा भाई आप एक बार धो के फिर आपको दोबारा कहते, तो आप देखो कि भाई ये आपके मन को ठीक रखने के लिए ले रहे हैं। मन ठीक रहेगा तो आपकी OCD ठीक होएगी। तो ये OCD से इस सेशन का बहुत गहरा संबंध है। एक तो ये तो क्या इसमें क्या चीज़ें हैं जो हमने Are you ready?
रिलीजियस ओसीडी, जिसमें भगवान से बार बार माफ़ी मांगनी पड़ती है और भगवान डरावने खौफनाक नज़र आते हैं। रिलीजियस ओसीडी वाले पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनके मन में कोई भगवान के प्रति प्रेम या भक्ति भाव नहीं होता है, बल्कि वो डर के कारण भगवान को पूजते हैं। उनके मन में डर रहता है कि कहीं भगवान सज़ा दे देंगे, कहीं उनको पाप लग जाएगा, कहीं उनके परिवार को कुछ हो जाएगा, कुछ अपशगुन हो जाएगा, किसी की मृत्यु हो जाएगी, कोई बीमार हो जाएगा, भगवान उन्हें नरक में डाल देंगे। इस तरह के डरावने विचार भगवान के प्रति, गुरु के प्रति आते रहते हैं और उनके मन में भगवान के प्रति कई बार सेक्सुअल विचार भी आने लग जाते हैं और सेक्सुअल इमेजेस भी बार बार आती है। जैसे पूजा के समय भगवान की मूर्ति के सामने जब भी जाएंगे तो सेक्सुअल इमेजेस या बुरे विचार आने लग जाते हैं। तो इस रिलीजियस ओसीडी का इलाज होता है ERP थेरेपी के द्वारा। तो यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट आए हुए थे उनको मैं मंदिर में लेकर के गया, क्योंकि वो बार बार मन्नत मांगते थे, हाथ जोड़ते थे। तो ERP थेरेपी से पहले पूरी तरह से साइको एजुकेशन दी गई कि कैसे भगवान होते हैं, साइंटिफिक व्यू क्या है भगवान का, साइकोलॉजिकल व्यू क्या है भगवान का, रिलीजन में कैसे भगवान को शामिल किया गया है, क्या है भगवान का आस्था पक्ष, क्या भगवान सत्य में होते हैं या हमारी कल्पनाएं हैं। इस तरह की साइको एजुकेशन के बाद उनके काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हुए और वो मेरे साथ मंदिर में गए और मंदिर में पहले जाते थे या उसके पास से निकलते थे तो बार बार मन्नत मांगते थे, हाथ जोड़ते थे और धोख देते रहते थे। लेकिन उस दिन उन्होंने कुछ नहीं किया और मन भी उनका शांत रहा। तो ऐसा इलाज किया जाता है साइको गुरु टीम के द्वारा 5 दिन में विभिन्न प्रकार की OCD का। पे गाते हैं हम, इश्क का नगमा जुनून के साज पे गाते हैं हम, अपने गमों की आंख से पत्थर को तुमको समाये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना मेरे ऐसे आंसू नहीं। आपको गुस्सा आया है ना, लेकिन गुस्सा आपने फिर कहीं पे एक्सप्रेस नहीं किया है ना। तो गुस्सा आपने एक्सप्रेस नहीं किया कहीं पे, तो वो गुस्सा अंदर जो है, एक गुस्सा भी एक एनर्जी है, वो एनर्जी अंदर इकट्ठी हुई तो उसने आपके माइंड को क्रिपल्ड कर दिया। समझिए, जैसे स्टीम लग जाए हमारे यहाँ तो एक जख्म बन जाएगा, भाप लग जाए स्किन को, ऐसे ही सोचो अंदर जो गुस्से की स्टीम थी वो ब्रेन को लगी और ब्रेन उसमें से सुकड़ गया, जख्म हो गया उसमें। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। जो भी हम स्प्रेस करते रहते हैं बचपन से आज तक, किसी ने हमारा अपमान कर दिया है ना, बॉस ने डांट दिया है ना, आपको लगा भी मैंने ज़्यादा मेहनत की है लेकिन नंबर किसी और के आगे सिफारिश की वजह से, जब बच्चा आप फर्स्ट आना डिज़र्व करते थे लेकिन उसने कोई तिकड़म लड़ा के आपसे ज़्यादा आ गया और वो आपसे नालायक था, कम था लेवल, तो आपको गुस्सा आया। लेकिन इस पोजीशन में आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस गुस्से का क्या होएगा जो आया, वो कहाँ जाएगा। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आएंगी जब आपको लगेगा भाई भ्रष्टाचार की वजह से या करप्शन की वजह से आपकी
मेरा शरीर बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे मृदय का हो जाता है, बिल्कुल ढीला। देखें अपने शरीर को, शरीर के एक एक अंग को देखें, बिल्कुल रिलैक्स हो गया। पैरों से शुरू करें, पैरों को रिलैक्स होते हुए देखें। मेरे पैर बिल्कुल ढीले हो गए, कोई तनाव नहीं। धीरे धीरे टांगों को देखें, ऊपर पेट को, बैक को, गर्दन को, दोनों हाथों, बाजू को, सिर को, पूरे शरीर को देखें। जैसे हम किसी दूसरे के शरीर को देखते हैं, वैसे ही बंद आँखों से अपने शरीर को लेटे हुए देखें। मैं अपने ही शरीर को लेटे हुए देख रहा हूँ। ऐसे देख रहा हूँ जैसे कोई दूसरा सोया हुआ हो और मैं दूर खड़े होकर देखूँ। मैं अपने शरीर को देख रहा हूँ। मैं जाग रहा हूँ, शरीर सो गया, शरीर सो गया, शरीर बिल्कुल शांत हो गया, शरीर बिल्कुल शांत हो गया, मगर मैं जाग रहा हूँ। मैं शरीर से अलग हूँ, शरीर मेरा है मगर मैं शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर को देखने वाला हूँ, शरीर मेरा है मगर मैं शरीर नहीं। अरे अरे इसको 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 दो हम डाले तो खाया जाता है, रगड़ने की जरूरत ही नहीं है अपने पैरों को। ये देखिए कि ये सांप देखिए कि इन्होंने तो कचरा भी पूरा। इनको बोलिए सर कि इनको कंटामिनेशन ओसीडी है। इनको बोलिए कि पहले कंटेमिनेशन थी, अब ये पूरे ठीक हो चुके हैं। अब ठीक हो चुका है, अब मतलब एक्सपोजर से सही हो रहा है। ये रियल एक्सपोजर है। ये देखिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर नहा लिया हूँ। ये कुछ बच्चा ज़्यादा इंसान है, नहाना नहीं और दे रहा। इम्यून सिस्टम के अंदर एक खास बात ये होती है कि कुछ एंटीबॉडीज़ बनते हैं। एंटीबॉडीज़ रोगों से रक्षा करते हैं या जो वायरस है उनसे मुकाबला करते हैं। जैसे कोई बाहरी एजेंट हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो ओसीडी भी एक बाहरी एजेंट है। बाहर से कोई ट्रिगर है, कोई बाहर से सोर्स है एंजाइटी का। जैसे ही हमारे सेंसेशन के थ्रू इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है, तो ये 4 स्टेप है ना, ये एंटीबॉडीज़ का काम करेंगे, तो वो उससे रक्षा करेंगे, तो एंटीबॉडीज़ का निर्माण करेंगे। लगातार इसका प्रयोग अगर आपने 19 दिन कर लिया तो ये एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाएगी शरीर के अंदर। जो शरीर के अंदर तो वो होती है ना, रोगों से रक्षा करती है जो, और ये मानसिक रोगों से रक्षा करने के लिए ये आपके अंदर एंटीबॉडीज़ का काम करेंगे। ये 4 कदम, तो इन 4 कदम को ज़िंदगी के हर मोड़ पर जब भी कोई ओसीडी परेशान करे या कोई भी ऐसी सिचुएशन परेशान करे, कोई भी और दिक्कत हो सकती है, तब भी ये काम कर सकती है। इसको मैंने खुद की लाइफ में यूज़ किया है। इसका यूज़ ओसीडी के बगैर भी बहुत अच्छी तरह से आता है, क्योंकि हमें अलग करना है खुद को ओसीडी से। ओसीडी एक अलग एंटिटी है और हम अलग हैं। दुश्मन से हम लड़ तभी पाएंगे जब दुश्मन हमसे पूरा डिस्कस नहीं करेंगे हम। आज इसका एक मेन फेज है जिस फेज को कहा जाता है टेस्टिंग, उसको ही डिस्कस करेंगे। ईआरपी के अंदर डायरेक्ट टेस्टिंग पे उतार दिया जाता है कि आप टेस्ट करो कि जो खतरा है वो रियल है या फेक है, और कितनी देर के लिए आपके अंदर जो सिम्टम आते हैं एंजाइटी वाले, घबराहट वाले, वो रहते हैं, उसको आप फेस करो। फेस करना होता है पैसिवली, आपको कुछ नहीं करना होता है। जैसे ओसीडी को जिनको गंदगी से डर लगता है, तो उनके हाथ गंदगी में सटा के रखे जाते हैं, और तब तक रखे जाते हैं जब तक कि नॉर्मल नहीं हो जाते। घंटे का भी हो सकता है, आधे घंटे, 15 मिनट, तो ये डायरेक्ट हो जाता है। और इसके कुछ ड्रॉबैक हैं। इससे क्या है कि जो थेरेपिस्ट के पास कोई जाना पसंद नहीं करता है, तो पता लग जाए कि वो ईआरपी करवाएगा तो जाएंगे नहीं।
तो ड्रॉप आउट चांस इसमें बहुत ज़्यादा है, तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो बहुत कम जो ऐसे सफ़रर हैं जो ERP के पूरे सेशन ले पाते हैं, वरना 1-2 सेशन में ही छोड़ के भाग जाते हैं। ERP का पहला सेशन दे दिया। हम ना तो ये शरीर हैं और ना ये विचार हैं, ना ये मन है, ये सब कुछ अलग है और ये सब कुछ समय के बाद समाप्त होने वाला है। ये बात बुद्धि से तो बहुत सारे लोग जानते हैं, जब ये दिल से आभास हो जाए, अनुभूति हो जाए या अनुभव में आ जाए, फिर असली जो खुशी है, आनंद है, शांति है, वो प्राप्त होती है और OCD मुक्त हो जाएगी। अगर जो अभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको करने के बाद सब चीज़ें अलग से नज़र आएंगी कि हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा चीज़ों के प्रति, जो हमारा देखने का नज़रिया है चीज़ों के प्रति वो सारा बदल जाएगा इसके बाद, क्योंकि हमने गलत समझा होता है चीज़ों को, कुछ गलत मतलब दिया होता है, वो सारा कुछ बदलने वाला है। इसके लिए आपने शांत होकर के बैठ जाना है और जैसा मैं कहता जाऊं वैसा आपने विजुअलाइज करना है, वैसा ही मन में महसूस करते जाना है। अब आप महसूस करो कि आप एक लंबी यात्रा के लिए विदेश के टूर पर जा रहे हैं। आप हवाई जहाज़ के अंदर हैं और विदेश के लिए रवाना हो गए हैं। अब आप विदेश में पहुंच चुके हैं। ये विदेशी टूर आपका 2 महीने का है। 2 महीने आप विदेश में बिताने वाले हो। इस 2 महीने के दौरान आपने बहुत सारे रमणीक स्थल देखे, प्रकृति के नज़ारे देखे, मानव निर्मित चीज़ों का लुत्फ़ उठाया और अब आपको मैसेज मिलता है कि आपका वीज़ा समाप्त होने वाला है और आपको अपने देश वापस लौटना है। आप अपना सामान, बोरिया बिस्तर समेटते हैं, एयरपोर्ट पर आ जाते हैं। एयरपोर्ट पर आकर के प्लेन पकड़ते हैं। दूसरे को खुश नहीं करना है, चाहे कोई भी हो, खुद रखना है खुद को खुश रखना है। अगर खुद खुश हो तो सारी दुनिया आपसे खुश हो जाएगी। ये फार्मूला है। अगर आप खुद खुश हो तो सारी दुनिया आपसे खुश हो जाएगी। अगर आप खुद से खुश नहीं होना तो सारी दुनिया आपसे दुखी हो जाएगी। तो इसलिए दूसरों का नाम नहीं आना चाहिए आपकी ज़ुबान पर। चाहे दूसरों का आपने बलात्कार भी कर दिया, चाहे 100 बलात्कार कर दिए, तो भी नो मलाल, कोई बुरी बात नहीं है। रत्नाकर डाकू था, उसने कितने हज़ारों लोगों को मारा था और फिर वो अपने उस दूसरे रास्ते पर चल पड़े तो वाल्मीकि ऋषि बन गए थे ना। उंगली माल डाकू था तो बुद्ध ने उसे भी तो रास्ते से बदल दिया था ना। तो वो कहता मैंने तो मारा है, मैं तो अब छूट ही नहीं सकता, तो क्या बन पाते। इसीलिए जो पास्ट में जो हो गया उसके विषय में नो टेंशन। पास्ट में आपने याद रखना है कि पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज प्रेजेंट, ओनली वर्तमान ही तोहफा है। पास्ट हिस्ट्री है, उसे कोई नहीं बदल सकता। आप कैसे अपने पास्ट को बदलोगे? अगर कोई इतिहास के अंदर सिकंदर नहीं बदल पाया, सिकंदर क्या लेकर गया? अगर सच्चाई है तेरे दिल में तो जरूर तो बात कर लूंगा। देख रहा फोन कुकर चमक रहा है। बजा दो हौसला तालियों से, इस मंच पर गीतों की बरसात कर दूंगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। हेलो हेलो पहले बस एक कविता और सुना दे। बहुत मजेदार कविता है। जीवन में एक सितारा। तू बोल। एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। रेवड़ी मूंगफली पधारी फूट गया, अंबर के आनंद को देखो कितना आ गया। तारे टूटे कितने इसके प्यारे झूठे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई तो बात गई। वाह वाह, बहुत मस्त कविता है। बहुत मुट्ठा भर लो रे जी।
प्लेट सी सभी लोग आमंत्रित। अरे हमारे विपिन जी, हाँ, तो उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो थोड़ी सी देर में रेवड़ी मूंगफली खाएंगे। मूंगफली और रेवड़ियों का ले लो, विपिन आप भी खाओ, ले लो। श्री श्री बोलो एक जरा बाबू अरे ठंडो हो तो बड़ा मनीष है ये नहीं मैं ले नहीं ना सर शायरी याद करके थोड़ा सा मेरी ना फिर नहीं अरे प्रोग्राम होने बोल ले वो दे प्रैक्टिस सूर्या सुनाऊं। सुना दे सर के सुना सासुरी अरे बदन थोड़ी तो सुनो वो जाए वो सुना दो बदन वो तो सुना फिर पहले किया पीड़ो तो ओडे मारी सूरता पाटे पर बैठी ममता सासुड़ी अलग क्यों है मुख मोड़े सतगुरु प्यारा जी मगर तो सिंध देश और उठना पादर गयो पादरा चाल लायो चादरा चादरा में पल्ला कोनी पादर की मांगे खल्ला कोनी नहीं वास बेटा मगर तो सिंध देश और वो कोनी गा दे ओम मैं तेरे साथ गुन क्लास बोटे डालेगा मगर सिंध देश का सन्नन नाम हाकड़ो लेंद पोल की ली जोल चांकड़ो सुदाम दाम आवड़ा दीव तो कवावड़ा नमोज बात 20 हाथ पात पाले आवड़ा माँ पात पाले आवड़ा खोलो जमन खोलो ना कि रूप नहीं सुनो बात जानू सुनो रे मैं सभी श्रद्धालुओं से कहूंगा कि वो माता रानी के जागरण में किसी प्रकार का व्यवहार में डाले कि रूप नहीं है रंग नहीं है कैसे उसे रिझाऊं आए नहीं है वचन चातुरी जिससे बात बनाऊं नहीं कोई है भाव भंगिमा जो प्रिय हृदय लुभा ले बस एक दर्द भरा आवाज मैंने मेला में सुनी रोटी पावती छोड़ाई रे नंद लाला रोटी पावती छोड़ाई रे नंद लाला बंसी जोरगी बजाई रे नंद लाला बंसी जोरगी बजाई रे नंद लाला तेरी बांसुरी में जादू रे नंद लाला तेरी बांसुरी में जादू रे नंद लाला आया कावड़ली बनवाई आला लीला बास कटाया कावड़ली बनवाई मात पिता ने माही बिठाया तीरथ करवान जाए वन में बेटा प्यास लगी वो बेटा सरवण पानी डो पिलाए वन में बेटा प्यास लगी ऊंचा नीचा कदम के ऊपर बुगला उड़ उड़ जाए ऊंचा नीचा कदम के ऊपर बुगला उड़ उड़ जाए तब सरवण ने मन में सोची अब जड़ लावो मारी माए वन में बेटा प्यास लगी वो बेटा सरवण पानी डो पिलाए वन में बेटा प्यास लगी ले जा रही अब सरवण चालो गयो समंदर रे पास ले जा रही अब सरवण चालो गयो समंदर रे पास जाए नीर छकोरियो रे दशरथ मारो सत्य बाणी मन में बेटा प्यास लगी अरे जाए नीर चकोरियो रे दशरथ मारो सत्य बाणी मन में बेटा प्यास लगी वो बेटा सरवण पानी डो पिलाए वन में बेटा
दशरथ वहां से चलियो रे आयो सरवर रे पार। दशरथ वहां से चलियो रे आयो समंदर रे पास। हे विधाता क्या कर डाला मारो भाणजा रे बाड़ी। मन में बेटा प्यास लगी वो बेटा सरवण पानी डो पिलाए। मन में बेटा प्यास लगी। मर तो सरवणे बोलियो रे सुन मामा हमारी बात। मर तो सरवणे बोलियो रे सुन मामा हमारी बात। अंधा है मारा मात पिताजी बने पानी डो पिलाए। मन में बेटा प्यास लगी वो बेटा सरवण पानी डो पिलाए। मन में बेटा प्यास लगी। दशरथ वहां से चलियो रे आयो कावड़ रे पास। दशरथ वहां से सालियो रे आयो कावड़ रे पास। ठंडो जड़ भर लायो माता अब जड़ पीवो मारी माती। मन में बेटा प्यास लगी। नई सरवण की बोली कही जे नई सरवण की साल। नई सरवण की बोली कही जे नई सरवण की साल। अरे मात पिता तो सर्ग सिधार्या दशरथ ने दिनों वट श्राप। मन में बेटा प्यास लगी। अरे मात पिता तो सर्ग सिधार्या दशरथ ने दिनों वट श्राप। मन में बेटा प्यास लगी। होत न एक समाना सब दिन होत न एक समाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़ के जात विमाना जी चढ़ के जात विमाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़ के जात विमाना जी चढ़ के जात विमाना। एक दिन उनका भयो वनवास। एक दिन उनका भयो वनवास। दशरथ गए पराना और ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तरसे धरती को चंद्रमा। धरती को चंद्रमा सूरज को धरती तरसे धरती को चंद्रमा। धरती को चंद्रमा पानी में सीप जैसे प्यासी हर जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर दिल टूट जाए। जवा मौत पर हंसा नहीं करते। तो हसीना ने कहा कि ये तो मुझे भी पता है बाबा, लेकिन इस मरने वाले से मैंने एक वादा किया था कि जब भी मिलेंगे जहां भी मिलेंगे मुस्कुरा के मिलेंगे। आज सबके भले की अरदास हो। तो एक बार हम लोग सम्मान बड़ी तालियों के साथ आज के शुभ दिन का वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। और आज हमें जो एक दिन मिला है, जैसे बात है ना कि जो दिया खुदा ने उसे करो कबूल, कभी कभी कांटों में भी खिल जाते हैं फूल। तो हम हर दिन का थैंक्स करें, धन्यवाद करें। और आज का जो दिन है ये हमारी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे कि पूरा इन्वॉल्व रहे हम लोग 4 दिन 5 दिन तक, जैसे भी प्रोग्राम चले उसके अकॉर्डिंग हमने, जैसे आपने पूरा प्रयास किया, हमारी ओर से प्रयास रहा। तो क्या था कि जैसे एक स्टोरी सुनाई जाती है, एक दृष्टांत है, वास्तविकता है कि भगवान बुद्ध हैं। यहाँ पर आया था तभी मैं घर से ऐसे सोच के आया था कि वहाँ जाकर मतलब ठीक हो जाएंगे।
तो यहाँ पर आके जो कुछ हमने सीखा उससे हम घर जाके लग रहा है। और मतलब जो ये वाला जो गुरुजी कहते हैं कि मैं नहीं, ये मेरा ओसीडी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब भी ओसीडी वाला थॉट आए तो अपने आप को मतलब मैं खुद अलग हो जाने का और ओसीडी को अलग तरीके उसकी बात मानने की नहीं, तो ये शायद मैं आसानी से कर पाऊँगा। जितेंद्र कुमार, सबसे पहले परमात्मा को धन्यवाद मैं देना चाहूँगा। एक्चुअली मेरा फर्स्ट काउंसलिंग ही था, मैं तो ठीक हो चुका हूँ, मैं बस एंजॉय करने आया था। और साइको गुरु टीम की सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो मतलब बिल्कुल फैमिली की तरह कोऑपरेट किए। और गुरुजी को मेरा प्रणाम। और परमात्मा ने मुझे पहली बार में यहाँ पे भेज दिया, गुरुजी से मिला दिया। राजेंद्र सर का वीडियो देख के मैं आया था और मेरा ओसीडी ख़त्म हो चुका था, मैं सितंबर के बैच में आया था, तो मैं बस अभी 5 दिन आया था केवल एंजॉय करने। और अगर जो मेरे से कोई पूछा जाए कि लाइफ का सबसे बढ़िया दिन कौन होगा, तो मैं ये 5 दिन ही दूंगा, क्योंकि ये लाइफ का मेरा सबसे बढ़िया दिन था। मतलब इतना मैं लाइफ में कभी एंजॉय नहीं कर पाया था। और मैं आज से 3-4 महीना पहले तक मैं अजीब सा ज़िंदगी जीता था, वही सुबह जगना होता था, वही थॉट, वही मतलब उसी में उलझा रहता था। लेकिन अब यहाँ मैं आया हूँ तो इस बार तो काफ़ी ज़्यादा, एक तरह से बोला जाए तो बैटरी चार्ज करके मैं जा रहा हूँ। और आगे मैं जाऊँगा तो घर पे अब जो मेरा एक रूटीन है, रूटीन तो मैं करता हूँ, गुरुजी जो होमवर्क दिए थे, और बाकी मैं स्टडी वगैरह पे अब काफ़ी ज़्यादा फोकस करूँगा। और यहाँ पे एक फैमिली का भी माहौल मिलेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब आज मैं थोड़ा सा सैड हूँ क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और लग रहा था कि और कुछ दिन रहूँ, लेकिन उदास हूँ जाने के कारण, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा मन लग गया कि लगा ही नहीं कि आज 5 दिन हो गए। आज छठा दिन है ना, आज छठा दिन है, 7वां दिन है। हाँ, और गुरुजी के लिए मैंने एक जैसे शायरी बोलना चाहूँगा, सतीश सर से इंस्पायर होके, क्या दूँ मैं गुरु दक्षिणा में, मन ही मन में सोचूं, क्या दूँ गुरु दक्षिणा में, मन ही मन में सोचूं, आपका जो ऋण है वो आपके ऋण के बदले में अपना जीवन भी ना दे पाऊँ। गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो बढ़ाते रहना है उसके लिए जो होमवर्क दिया गया है उसको करना है। और लास्ट मेरा मैसेज एक ये था आप सभी से कि फियर है वो ओसीडी को बढ़ाता है। तो ओसीडी जैसे हमें कोई शारीरिक बीमारी हो जाती है, चाहे किसी को कुछ भी है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और किसी को बता भी देते हैं, लेकिन मानसिक बीमारियों के रूप में हम बताना ही नहीं चाहते। हम इतने डर जाते हैं कि किसी को पता ना लग जाए, ये हो जाए। तो ये चीज़ हमारे सेरोटोनिन को कम करती है, बढ़ाती नहीं है। आज देखिए दीपिका पादुकोण है, उसे भी ओसीडी हुआ है। अमिताभ बच्चन को डिप्रेशन हुआ है, नेल्सन मंडेला को डिप्रेशन हुआ है, जो नामी हस्तियां हैं उनको डिप्रेशन हुआ है। गुरुजी ने खुद एक्सेप्ट किया था और बताया था कि मुझे डिप्रेशन हुआ, मैं इतने साल डिप्रेशन में रहा, मैंने इतनी दवाइयाँ खाई। तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप खुले दिल से उसका स्वागत करते हो, और वो चीज़ आप पर इफेक्ट नहीं कर पाएगी। जब हम किसी को बताने से या किसी के सामने बात करने से अपनी बीमारी को छुपाने की कोशिश करते हैं तो उससे सामने वाले को तो नहीं पता चलता, लेकिन हमारा सेरोटोनिन कम हो जाता है कि वो बीमारी हम पर हावी है। अब देखिए आप लोगों के चेहरे उतर गए ना वीडियो के नाम से, हाँ उतर गए। देखिए तो ये चीज़ सेरोटोनिन कम कर रही है, आप दोनों का सेरोटोनिन कम हुआ है। हम वीडियो नहीं डालेंगे, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा बस इतना ही था कि लोग मोटिवेट हों ज़्यादा से ज़्यादा, कि लोग आज आत्महत्या कर रहे हैं। जितने लोग इंडिया में आत्महत्या करते हैं उसका तो एक्चुअल डाटा आता ही नहीं है। बहुत सारे लोग घर बर्बाद हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, तो उनको मोटिवेशन मिले कि वो ठीक हो रहे हैं तो हम भी ठीक हो रहे हैं। तो आपकी बातें हैं, जो आपका कहा हुआ शब्द है ना, वो लाखों लोगों के अंदर जीने की उम्मीद भरता है। तो आप जो ठीक होके जा रहे हो ना, आप अकेले ठीक नहीं हो रहे, आपके साथ साथ लाखों लोग भी उम्मीद में जीने लग जाएंगे आपकी वजह से। तो आप अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर लीजिए, वो सीढ़ी भाग जाएगी। और उसके बाद मैं सतीश जी का थैंक्स करना चाहता हूँ कि इन्होंने एक बात हमेशा सिखाई है कि बात कुछ भी हो जाए, जिम्मेवारी सबसे बड़ी है। कि जिस काम के लिए हमने कमिट कर दिया है, जो काम हमने ले लिया है, वो तो पूरा होना ही होना है। तो जिम्मेवारी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भावना सतीश जी के अंदर है वो अमेजिंग है। और खाने का जो पर्याप्त ख्याल रखा, तीनों टाइम जो स्वादिष्ट भोजन मिला जितना कि होटल में नहीं मिलता। मेरा तो पेट पूरा बड़ा भी हो गया है खाते खाते और ख़राब भी होने लग गया है। तो ये सतीश जी की मेहरबानी। और ममता जी ने हर पल बिना थके बिना रुके खाने का जो डिपार्टमेंट संभाले रखा। प्रोमिला जी ने 2 डिपार्टमेंट संभाले, क्योंकि पति को संभालना भी अपने आप में बड़ी बात है। और पति भी ऐसा हो जो जिसको कुछ सामान भी ना मिलता हो, समय पर कोई चीज़ ना मिलती हो, फिर खाना भी, सारी चीज़ों को मैनेज करना हर रोज़ बड़ी होती है। ज़िंदगी में हर
रोज़ समस्या तो नई खड़ी होती है। जीत जाते हैं वो लोग जिनकी जिनके जिनकी कोशिशें बड़ी होती हैं। तो हम लोग जिनकी जो है कोशिश बड़ी होती है वो लोग जीत जाते हैं। तो ऐसा ही विश्वास हम लोग रखेंगे। तो साइको गुरु टीम का मेन जो है, नाम से ही क्लियर है, साइको मीन्स माइंड। माइंड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो साइकोलॉजी में आ जाती हैं। तो साइको गुरु टीम का मेन पर्पज़ है कि सबका माइंड जो है हेल्दी रहे, फिट रहे, है ना। जो भी इनके गुरु साइको गुरु टीम के संपर्क में आए तो उनका माइंड हर प्रकार से हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। एक ही इसका मेन पर्पज़ है ना। तो एज ए डॉक्टर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा चीज़ है जिससे हमारे माइंड को प्रॉब्लम होती है, उसका शुरुआती जो लक्षण है, सबसे जो बेसिक सिम्टम है, वो शुरू कहाँ से होती है माइंड की प्रॉब्लम। और वो कहते हैं अगर शुरू में ही बीमारी को पकड़ लें तो फिर बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन हम उसको इग्नोर करते रहते हैं तो फिर वो बड़ी बीमारी में बदल जाती है। फिर उसका इलाज भी मुश्किल हो जाता है और हर तरह से उससे हमें प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती है। तो वो शुरुआती लक्षण क्या है, हर किसी को होता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको वो लक्षण ना आए। लेकिन जो उस लक्षण को समझ के उसको हैंडल कर लेगा, मैनेज कर लेगा, उससे छुटकारा पा लेगा, तो वो बड़ी उससे प्रॉब्लम से बच जाएगा और माइंड उसका हेल्दी रहेगा। लेकिन अगर हमने उसको इग्नोर कर दिया, उसके साथ लेके चलते रहे तो एक दिन उसने बड़ी दिमागी प्रॉब्लम में जाना ही जाना है। बड़ी दिमागी प्रॉब्लम जैसे OCD हो गया, फोबिया हो गया, डिप्रेशन होगी, है ना, इंसोम्निया हो गया, साइकोसिस होगी, ये सारी बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे दिमागी उसका लक्षण क्या है, एंग्जाइटी कह लो, इरिटेबिलिटी कह लो, इरिटेशन कह लो, है ना। तो एंग्जाइटी शुरुआत है इसकी। अगर एंग्जाइटी का कारण देख के एंग्जाइटी को दूर कर लें तो हम अपने दिमाग को तंदुरुस्त रख सकते हैं। दिमाग मान लो भाई तंदुरुस्ती ना होने का ये नहीं है कि भाई डिप्रेशन ये तो है ही है और क्या प्रॉब्लम इससे एसोसिएटेड होंगी। अगर एंग्जाइटी को आपने नहीं हैंडल किया, कंसंट्रेशन पावर कम हो जाएगी, डिसीजन पावर कम हो जाएगी, मैनेजिंग पावर कम हो जाएगी। जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है लाइफ में वो भी नहीं हैंडल कर पाएंगे हम। वो छोटी सी बात होएगी बल्कि उसको हम हैंडल करेंगे, लेकिन वो हैंडल उसको ठीक होने के बजाय और बिगाड़ देंगे, है ना। तो ये भी दिमागी मान लो प्रॉब्लम्स के लिए डिप्रेशन और फोबिया और OCD तक ही लिमिटेड नहीं है। उस दिमाग को ये प्रॉब्लम ना भी हों तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में सफ़र करेंगी, है ना। तो हमारे रिलेशंस ख़राब होंगे, हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये बच्चों में अक्सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बच्चों की मेमोरी पे इफ़ेक्ट होता है, कंसंट्रेशन पावर पे इफ़ेक्ट होता है, बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है। फिर शारीरिक बीमारियां जैसे माइग्रेन रहने लग गया, सर्वाइकल रहने लग गया, पेट खराब रहने लग गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें फिर पकड़ती रहती हैं उसको। तो बेसिक जड़ क्या है जहाँ से शुरुआत हुई, वो है एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको एंग्जाइटी ना हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम उसको बीमारी नहीं समझते। हम सोचते हैं ये तो इसका स्वभाव है, चिड़चिड़ापन तो ये ऐसे ही है, चिड़चिड़ा। ऐसा नहीं है, हम उसको बीमारी नहीं समझते। हम बीमारी उसको समझते हैं जब वो बड़ी बन जाती है। डिप्रेशन है, फिर हम कहते हैं हाँ ये तो बीमारी है ना। OCD है, ये तो बीमारी है। एंग्जाइटी को कोई बीमारी नहीं गिनता। अगर हमने एंग्जाइटी को पकड़ के उसको ट्रीट किया होता तो आज आपको OCD ना होती, आज किसी को डिप्रेशन ना हो। अगर एंग्जाइटी तो एंग्जाइटी से तो हर कोई निकलता है। जिसने उसको मैनेज कर लिया वो बच जाएगा, जिसने नहीं मैनेज किया तो वो। तो एंग्जाइटी में सबसे बड़ा जो सावधानी बरतनी है वो क्या है, किस चीज़ से ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, ये देखना। सबसे ज़्यादा किस चीज़ से एंग्जाइटी होती है। एंग्जाइटी ज़्यादा ये होएगी चाहे वो बच्चा, बचपन में ही शुरू हो जाती है एंग्जाइटी। ऐसा बच्चे भी कम होंगे जिनको एंग्जाइटी ना हो।
एंजाइटी का कारण मेन है, अगर आप किसी की ज़्यादती सहते हो, वो कह रहे हैं ना जुल्म करना भी पाप है और जुल्म सहना भी पाप है। अगर कोई आपको डोमिनेट करता है और उसको आप सहते रहते हो, उसको कोई ठीक नहीं करते, तो वो एंजाइटी पैदा कर रही है आपके अंदर, है ना। कोई आपके साथ जाती हो रही है, कोई आपके साथ ऐसी चीज़ हो रही है जिसके लिए आपका कोई कसूर नहीं है, आपको उसकी सज़ा मिल रही है, जहाँ आपके ऊपर उस तरह का कोई लक्षण लग रहा है, तो वो सारी एंजाइटी पैदा करेंगी। तो अगर आप उसको सहते रहोगे, सहते, खासकर लेडीज़ का होता है, ससुराल में गई, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, या उनको ऐसे कोई ताने मारता है, जो कोई और करता है, तो वो उनको एंजाइटी पैदा करती है। अब वो 10 साल 20 साल एंजाइटी को सहती रहती हैं, फिर जो मोस्टली वो डिप्रेशन में जाएंगी 40। हम यही चाहते हैं, शुभकामना कि आप लोग पूरा ठीक होके जाएं।